हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत रसायन पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। इसके पहले मैं तुम लोगों को इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको करा दिए थे। तो चलो शुरू हैं इसको। अब पूरे विद्युत रसायन चैप्टर का अध्ययन हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट कर करेंगे, और वो हमारे दो भाग हैं। पहला भाग होगा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा पार्ट हमारा होगा विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विलयनों का चालकत्व बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लिख देते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, और पहला प्रकार है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा प्रकार होगा गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल, जिसको हम हिंदी में वोल्टीय सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल। ठीक है, गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का फ्रेमवर्क है, इसके हिसाब से हमको चलना है। तो विद्युत रासायनिक सेलों यानी विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, दोनों प्रकार के सेलों को मिलाकर के विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दोनों का जरा हम देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल को किसको कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल इसे कहते हैं। तो तुम लोग परिभाषा लिखोगे साथ साथ मेरे, कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वे सेल हैं विद्युत अपघटनी सेल, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है। शॉर्ट में कैसे दिखाओगे? देखो, ये क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। ठीक है, एकदम छोटे में दिखा दिया कि जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। और दूसरा हमारा टर्म है गैल्वेनिक। इसके एग्जांपल जरा देख लो। उदाहरण के लिए हम लोग दिखाते हैं क्या? धातुओं के शोधन में प्रयुक्त सेल, धातुओं के शोधन में प्रयुक्त सेल। और खूब बढ़िया सा सबसे बढ़िया उदाहरण है ये लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी। कब? चार्ज होते समय, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी जब वो चार्ज हो रही होती है उस समय
विद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार का सेल यानी गैल्वेनिक सेल को। तो ये क्या काम करेगा? ठीक, एक दूसरे के दोनों सेल उल्टे हैं। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी लिख लो। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल परिभाषा जैसे ऊपर लिखे हैं एकदम उसी तरह विद्युत ऊर्जा की जगह रासायनिक ऊर्जा कर दो, रासायनिक की जगह विद्युत ऊर्जा। तो क्या हम देखेंगे, एक लाइन में दिखा दे रहे हैं, ये वे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इसका एग्जांपल देख लो, क्या है? शुष्क सेल, डेनियल सेल और फिर लेड एसिड बैटरी भी। ये क्या काम करेगी? लेड एसिड बैटरी प्रयोग के समय ठीक है ना। अब देखो, एक बात ध्यान दो तुम लोग, अब तो बहुत सारे सेल आ गए हैं जो एक बार विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और बाद में रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं अपने, तो क्या करते हैं? बिजली वाली जो ऊर्जा है उसको अपनी बैटरी में स्टोर कर रहे हैं। और बैटरी में स्टोर कैसे होती है? उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस बैटरी के अंदर एनर्जी सेव हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। जब बैटरी के अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जब प्रयोग करते हैं उस एनर्जी का, तो क्या है? उसमें पुनः केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी में और केमिकल रिएक्शन से फिर विद्युत ऊर्जा बनती है, हमको वोल्टेज मिलता है, काम करते हैं। तो क्या है? मोबाइल की बैटरी भी दोनों तरह काम कर रही है ना। किसकी तरह? एक विद्युत अपघटनी सेल की तरह और दूसरा डेनियल सेल की तरह। ये बातें समझ में आ रही होंगी तुम लोगों को, अच्छे समझ में आ गई होंगी। यानी कुछ ऐसे भी सेल हैं जो दोनों की बात कार्य करते हैं और उनको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये दोनों प्रकार के सेलों को मिला के हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ठीक है, दोनों सेल तुम लोग बढ़िया से जान गए। अब समझ लेते हैं थोड़ा विद्युत अपघटन प्रोसेस। तो चलो विद्युत अपघटन को देखते हैं, क्रिया को। और विद्युत अपघटन क्रिया में यूज होने वाला है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य को तो हमने बेसिक में करा दिया है, उससे तुम लोग बढ़िया से परिचित हो गए होंगे कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है। तो वो आयनिक पदार्थों के विलयन या उनकी गलित अवस्था या फिर उनकी जगह कोई भी एसिड या कोई बेस। तो ये हमारे हो गए विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अपघटन की क्रिया किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में होगी, उसमें इलेक्ट्रोड लगेंगे, हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो विद्युत अपघटन की क्रिया होगी। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में जिस सेल का निर्माण होगा उसको तो हम विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। लेकिन हमने अभी एग्जांपल दिया मोबाइल की बैटरी का, भाई ये तो दोनों सेल की तरह काम कर रहा है, तो विद्युत रासायनिक सेल है। क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर ले रहा है, रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन नहीं होगा। मोबाइल बैटरी का मैकेनिज्म मुझे तो बहुत बढ़िया से नहीं पता है, लेकिन उस पर लिखा रहता है कि लिथियम आयन बैटरी, यानी आयन लिथियम के आयन है। और लिथियम कैसे? Li+। लिथियम का आयन कैसे होगा? Li+। तो इसी प्रकार यह Li+, इस आयन की जब बैटरी है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से इनका विद्युत चालकता होता होगा, इसमें एनर्जी स्टोर होती होगी। तो इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो उसको तो उस प्रकार की बैटरी को पढ़ना नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? जिसमें विद्युत अपघट्य भरा है और जिसका विद्युत अपघटन वाली क्रिया हो रही है। तो ठीक है,
पहले इसका डिफिनीशन लिख लो। क्या कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उसका अपघटन होगा। तो लिख लो, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उसका अपघटन हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला है इस क्रिया में देखो। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में, अपघटन की क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन होता है। बेसिक में हम लोग कर चुके हैं खूब बढ़िया से कि जहां भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो टर्मिनल हमारा एनोड होगा, बढ़िया से कर चुके हैं। और जहां भी रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो क्या इस सेल में क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। तो ये बात तुम लोग समझ में आगे बढ़िया से। और क्या, जब देखो एनोड यानी धन ध्रुव है, यहाँ विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जब पॉजिटिव है तो एनोड पे क्या जाएंगे? एनायंस जाएंगे, ऋणावेशित पार्टिकल्स जाएंगी। ठीक है, यानी कि ऋणायन जाएंगे। तो क्या होंगे? एनोड पर ऋणायन व कैथोड पर धनायन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। अब चलो इस पूरे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या एग्जाम्पल जरा ले लें, एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण, चलो एक हमने सेल बनाया, एक पात्र लिया है, और पात्र कैसा होगा हमारा? एक कुछ अलग पदार्थ का होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रोड हम ऐसा लगाने जा रहे हैं कि जो विद्युत अपघट्य से रासायनिक अपक्रिया नहीं करने वाले हैं। और जब रासायनिक अपक्रिया नहीं करेंगे तो इनको अक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होंगे? इनर्ट टाइप होंगे, रासायनिक अपक्रिया नहीं करेंगे। और इस पात्र में हमने क्या ले लिया है? एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसका सॉल्यूशन भर लिया, विलयन भर लिया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड के सहारे, चलो ये सॉल्यूशन भी देख लेते हैं किस चीज का है। मान लो यहां हमने भर लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन भर लिया है कॉपर सल्फेट का। और क्या करने जा रहे हैं? इस इलेक्ट्रोड के सहारे हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलो डीसी करंट, और डीसी करंट के लिए बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, तो बैटरी का ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के सहारे देखो इलेक्ट्रोड को, ये क्या है? हमारा निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ जो टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। इसको हम बोलेंगे कैथोड। और बताया था ये हमने अक्रिय इलेक्ट्रोड लगाए हैं, तो इलेक्ट्रोड किसका होगा? प्लेटिनम, यानी वह धातु जो आसानी से रासायनिक अपक्रिया नहीं करेगी, प्लेटिनम। और ये भी हमारा प्लेटिनम की रॉड हो गई। इस पे चार्ज कैसा आएगा?
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या हो गया, एनोड। एनोड ठीक है। अब दो टर्मिनल हो गए हमारे, एक कैथोड है, दूसरा एनोड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्रिया कौन सी होने वाली है। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरा है, कौन कौन से आयन भरे हैं, Cu2+, यानी कॉपर का 2+ आयन है इसमें, और क्या है SO4 डबल माइनस। यही दोनों आयन है क्योंकि इन्हीं से विद्युत अपघट्य बना है। अगर CuSO4 का आयनन होगा, CuSO4 का आयनन होगा तो किस प्रकार होगा, Cu++ प्लस SO4 माइनस माइनस, दोनों पर डबल डबल चार्ज है। ठीक है, अब क्या करना है, विद्युत धारा जब ही प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित कराने के साथ साथ क्या होगा, ये पोल जो है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला, इधर से इलेक्ट्रॉन आके इस टर्मिनल को नेगेटिव करने वाले हैं। इस पे ऋणावेश आ जाएगा, किसके कारण, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इस पोल पे क्या होगा, दूसरे वाले एंड पे ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इलेक्ट्रोड से दूर, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से दूर भाग रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज जो एनोड है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड है। तो क्या होने वाला है, हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं सॉल्यूशन के वो कैथोड पे जाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ठीक है, चलो अट्रैक्ट हुआ, क्या किया, गया इस इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे, और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu2+ से Cu में चेंज हो गया, यानी कि Cu++ आयन क्या किया, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में परिवर्तित हो गया, इसके साथ चिपक गया, इस पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, एनोड पे, एनोड पे सल्फेट आयन क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन के कारण जाएंगे और सल्फेट आयन इस इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले हैं, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये तो था कैथोड पे, कैथोड पे, और ये एनोड पर क्या होगा, सल्फेट आयन अपना इलेक्ट्रॉन जाके त्यागने वाले हैं। सल्फेट आयन गए और अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ दिए, ठीक ना, और SO4 के रूप में इसके ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, बात ये समझ में आए। अब देखो ये क्रिया क्या हो रही है, कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, ग्रहण किए हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वो अपचयन कहलाता है। तो ये आधी अभिक्रिया है, तो अपचयन, अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही होता है, तो एक रिडॉक्स अभिक्रिया पूरी नहीं है, उसकी आधी है, तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और एनोड पे क्या हमको दिख रहा है, सल्फेट आयन अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खो रहा है, डोनेट कर दे रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया, दूसरी ऑक्सीकरण, यानी रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा विद्युत अपघटन की क्रिया। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके द्वारा धातुओं का शोधन किया जा रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लेने जा रहे हैं, जल्दी ही बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, फिर से कंटेनर ले रहे हैं हम अब की, और क्या ले रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर लेते हैं। चलो फिर से कॉपर सल्फेट ही लिया, ठीक, और इस बार जो हम इलेक्ट्रोड लगाने वाले हैं वो हम फिर से प्लेटिनम का नहीं लगाने वाले हैं, इसका लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे, एक पतला इलेक्ट्रोड और दूसरा मोटा इलेक्ट्रोड। ठीक है,
चलो, पतले वाले को हम कैथोड बनाएंगे, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ेंगे, और मोटे वाले को एनोड बनाएंगे, धन ध्रुव। मोटे वाले की तरफ धन ध्रुव पॉजिटिव, और पतले वाले इलेक्ट्रोड की तरफ ऋण ध्रुव। ठीक है। चलो, जब इस पे क्या है, ये नेगेटिव ध्रुव से जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉपर सल्फेट के विलेन क्या है, इसमें Cu2+ और SO4 2-, यह आयन पहले से मौजूद है। जब ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये हमारा था कैथोड। कैथोड, इस कैथोड पर क्या होने जा रहा है, कैथोड के ऊपर अपचयन होता है हमेशा, तो Cu2+ जाके अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे यहां से और कॉपर में चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस एनोड पे सल्फेट आयन जाके बैठने वाले नहीं है। यहाँ पे एक दूसरी घटना होती है, क्या, ये तो सल्फेट आयन या तो बैठे, पहला प्रकार। दूसरा, इस रॉड से कॉपर मुक्त हो किसके रूप में, अपना इलेक्ट्रॉन यही त्याग दे रॉड के ऊपर, और Cu2+ के रूप में विलेन में आ जाए। तो Cu2+ के रूप में अगर आ जाए तो क्या होगा, वही Cu2+ इस रॉड के ऊपर जाके फिर मुक्त हो रहा है बाद में। तो इन दोनों में टेंडेंसी किसकी है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो सल्फेट आयन की इस इलेक्ट्रोड पर जाने की टेंडेंसी कम होती है अपेक्षाकृत कॉपर आयन के सोल्यूशन में आने की। तो कॉपर आयन सोल्यूशन में आते हैं यहाँ, ठीक है, सल्फेट आयन इस पे जाते नहीं, और इस तरह से सेल अभिक्रिया पूरी हो जाती है। और क्या होता है, कॉपर आयन के आने का मतलब ये बाद में छड़ धीरे धीरे पतली होगी, ये छड़ पे इस छड़ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो ये छड़ मोटी होती जाएगी, ये छड़ पतली होती जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैथोड जो हम बनाते हैं शुद्ध धातु का यानी कॉपर लिया था तो शुद्ध कॉपर का, और एनोड जो बनाया था अशुद्ध कॉपर का। तो अशुद्ध कॉपर था, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ आके शुद्ध हो गया, प्योर कॉपर। यानी अशुद्ध कॉपर को शुद्ध करना हुआ तो प्योर, इस विधि से हम शुद्ध कर सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल बना करके। और इस विधि से बहुत सारे धातुओं का शोधन किया जाता है, जैसे हमारा हो गया सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। तो इनका शोधन किससे किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल द्वारा। ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल हो गए। मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछना। ठीक है। अब अगले क्लास में मिलेंगे।